नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो सभी साथीगण जल्दी से जुड़ जाइए। नमस्कार नमस्कार नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग। कल हमने फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ा था और हमें एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ने थे, तब जाकर के हम रुक गए थे क्योंकि समय हो चुका था यार। तो चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग दोनों एक साथ कर लेते हैं और जुड़ जाते हैं सभी। अब कल का एक प्रश्न जो भी मैं पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड एक प्रश्न जरूर पूछता हूँ अगले दिन। तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ये बताना है कि इनमें से फिजिकल चेंज कौन सा है। ठीक है, कौन कौन से फिजिकल चेंज होंगे इनमें से? कोई चीज सब्लिमेशन करे, उर्ध्वपातन होना। ठीक है, उसके अलावा कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक को पानी में घोलना, या फिर बर्फ का पानी बनना। फिजिकल चेंज आपको बताना है कि कौन कौन से फिजिकल चेंज। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। 145, 345, 234 या ऑल? बताइए। ये 5 चेंजेस दे रखे हैं, वो ऑप्शन उधर हैं, ये ऑप्शन नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगभग लगभग सभी का जवाब 145 145 आ रहा है। तो 145 आपका ये है। भाई, किसी चीज का सब्लिमेशन होना फिजिकल चेंज है ना। कागज का जलना केमिकल चेंज है, दूध का दही बनना केमिकल चेंज है, नमक को पानी में घोलना फिजिकल चेंज है, बर्फ का पानी बनना फिजिकल चेंज है। तो 145 इज द राइट आंसर। 145 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में। एक एटम या परमाणु के बारे में। तो देखो, जो परमाणु है, जो एटम है, इससे रिलेवेंट एक प्रिंसिपल आया था सबसे पहले। ठीक है, डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। एटॉमिक प्रिंसिपल ऑफ डॉल्टन। जानते हो ना डॉल्टन दादा को? ये वही है। ठीक है। तो डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत या एटॉमिक प्रिंसिपल की हम यहां पर बात करने वाले हैं और परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं। 1808 में इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, परमाणु के बारे में बताया। इससे पहले शायद परमाणु के बारे में कोई बता नहीं पाया। ठीक है। अब होता क्या है, परमाणु या एटम क्या है? भाई, स्मॉलेस्ट यूनिट
या स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा कण है। ठीक है, सभी पदार्थ यौगिक तत्व किससे बने होते हैं? परमाणु से बने होते हैं। तो ऑल सब्सटेंस मैटर कंपाउंड एंड एलिमेंट फॉर्म्ड बाय एटम। तो सबसे पहली चीज, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। सूक्ष्मतम कण है साहब, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बताया गया कि सबसे छोटा यही है। ठीक है साहब, मान लिया हमने सबसे छोटा यही है। एटम जो होता है, परमाणु जो होता है, ये उदासीन होता है। उदासीन का मतलब ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो एटम न्यूट्रल इन स्टेट। परमाणु उदासीन होता है, परमाणु पर कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलता है। तो बिल्कुल होता भी नहीं है एटम के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर होता है, परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता। इसके बारे में सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट। एटम नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ऐसा डोल्टन साहब ने बताया था कि परमाणु हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये चीज भी आप बेटा, मेरे माइक में सिर्फ बंद चालू का ऑप्शन होता है, मैं आपको बता देता हूं। या तो ये बंद होगा या चालू होगा। आपका मोबाइल आप देखिए, यहां से अगर आवाज नहीं जाएगी तो किसी को नहीं जाएगी। आप कह रहे हैं मेरे में, तो आप अपने मोबाइल को एक बार प्लीज चेक करिए, है ना, उसका वॉल्यूम बटन को बढ़ा लीजिए। यहां पर या तो बंद होगा या चालू, है ना। ऐसा नहीं होता कि यहां से भाई ऑप्शन ही नहीं है ना। अब ये देखिए, माइक में सिर्फ एक ऑप्शन है, या तो ये बंद होगा या उसके अलावा कहीं ऑप्शन ही नहीं है इस माइक में। ठीक है ना, वहां पर कंप्यूटर में कोई ऑप्शन है ऐसा। तो है ना, आवाज बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल सही है। अब देखो, सिंपल सी बात, साधारण सी बात, परमाणु जो होते हैं, जैसे एक लोहे का टुकड़ा है साहब, मान लीजिए ये लोहे का टुकड़ा है। अब इस लोहे के टुकड़े को मैं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं इस लोहे के जितने बारीक से बारीक टुकड़े कर सकता हूं उतने टुकड़े करूंगा, लेकिन अंत में मैं लोहे के टुकड़े करते करते एक ऐसा कण प्राप्त करूंगा जिसे परमाणु कहते हैं। उसके बाद उसे छोटा करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम उसे क्या नहीं कर सकते? छोटा नहीं कर सकते। सबके कमेंट आ रहे हैं, लेकिन सभी के कमेंट के जवाब देना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप मेरा यहीं से अनुरोध स्वीकार करिए कि मैंने आप सभी के कमेंट ले लिए हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, तो परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट किया जा सकता है। एटम ना नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि सबसे छोटा कण जो परमाणु का होता है, भाई मतलब किसी भी तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है वो परमाणु होता है, या परमाणु ही सबसे छोटा कण है, जिसे न तो बना सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। परमाणु उदासीन होता है, परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, और परमाणु कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। कहां नहीं पाया जाता? स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। एटम नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था के अंदर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये डोल्टन ने बताया। उस समय तक ये चीजें थी कि परमाणु उदासीन होता है, ये बात सही है, सूक्ष्मतम कण है, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ जब तक था जब तक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं खोजे गए। ये तो परमाणु के अंदर ही होते हैं। तो परमाणु के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जैसे तीन तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है, सब परमाणविक कण कहा जाता है। अभी हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, घबराइए नहीं।
तो ये सारी चीजें आपने किसके सापेक्ष में पढ़ी? परमाणु के सापेक्ष में। अब परमाणु से ही मिलकर के जो एक पार्टिकल बनता है जिसे अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। कि सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। तो अभी हमने 4 बिंदु पढ़े। कितने पढ़े? 4 बिंदु। डाल्टन ने एक परमाणु सिद्धांत दिया था कि भैया सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का, किसी भी पदार्थ का, वो परमाणु होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये उदासीन होता है, न्यूट्रल इन स्टेट होता है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव परमाणु पर। न तो इसे बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। एक सिंपल सी बात, 4 पॉइंट हमने पढ़े। अब जैसे ही हम ये पढ़ते हैं परमाणु, तो हमारे माइंड में आता है कि अणु क्या होता है फिर। ठीक है, अणु क्या होता है? भाई बात तो आपकी भी सही है। ठीक है, अणु क्या होता है? अणु मतलब मॉलिक्यूल। देखो, जो अणु होता है इसका निर्माण परमाणु से होता है। तो अणु परमाणु से बनते हैं। मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय एटम। तो परमाणु जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं दोस्त? याद रखिएगा। ठीक है, अणु जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर बनते हैं। अब देखो, जैसे आप ये समझो कि एक लोहे का टुकड़ा है। आप इस लोहे के टुकड़े के छोटे से छोटे टुकड़े कर सकते हो, इतना छोटा टुकड़ा जिसमें लोहे के सभी गुण पाए जाए। तो अगर आप किसी लोहा कोई तत्व हो गया, उसका सबसे छोटा टुकड़ा देख पा रहे हो जिसमें उसके सारे गुण विद्यमान है, वो अणु होगा। क्योंकि परमाणु तो स्वतंत्र नहीं पाया जाता। तो किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र पाया जाता है ना? तो याद रखिएगा, यह सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र पाया जाता है। परमाणु स्वतंत्र नहीं पाया जाता। मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल फाउंड इन फ्री स्टेट। तो किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जिसमें उसके सारे गुण विद्यमान होते हैं, वो मुख्य रूप से कौन होता है? अणु होता है। तो अणु में उसके सारे गुण पाए जाते हैं। तो भैया परमाणु से कौन बनता है? अणु बनता है। यह सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्वतंत्र। थोड़ा स्लो चलिए बेटा, मैंने अभी तक आकर के सिर्फ 6 लाइनें पढ़ाई हैं 17 मिनट के अंदर। ठीक है, इतनी स्पीड आपको लेकर चलना होगी। ठीक है, आप हिंदी या इंग्लिश में लिख रहे हैं, मैं दोनों भाषा में लिख रहा हूं। आप मेरे साथ इतना तो मैनेज कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है, मैं आपको एक जानकारी देता हूं। आप किसी क्लास के लाइव चलने के, जैसे मान लीजिए अधिकतम आपकी जो क्लास होती है ना, वो 5 मिनट के अंदर लाइव हो जाती है। ठीक है, जैसे ये 12 बजे की मेरी क्लास है, तो मैं 12 से 12:05 के बीच में हमेशा ये लाइव हो जाए करेगी। 12 बजे हो गई, 12:01 पर हो गई, 2 पर हो गई, क्योंकि इसके पहले भी मेरी क्लास होती है। एक क्लास को छोड़कर जस्ट मैं इसमें आता हूँ, तो मिनिमम 5 मिनट। अब जैसे आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे या कुछ दोस्त हमारे क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए वो 10 मिनट बाद जुड़े। अब वो 10 मिनट बाद शुरू से पढ़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि मैंने 12:58 पर या 12:55 पर ये क्लास छोड़ दी। अब वो 12:55 पर कितने समय की 10 मिनट लेट है, तो वो 12:45 की जो पर जो क्लास चल रही है वो ले रहे हैं। अब जैसे ही मैं यहां से एंड करूंगा, तो उनकी 12:45 वाली ही क्लास वहीं पर एंड हो जाएगी। अब उन्हें लगेगा जल्दी एंड कर दी। नहीं भाई, इसमें दोष किसी का नहीं है, आप लेट जुड़े हैं, है ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ना तो जल्दी एंड होती है, ना जल्दी शुरू होती है। बस ये होता है कि समय अब वो हो जाता है कभी कभी, है ना? आप भी कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। चलिए, तो परमाणु से बनते हैं, सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र पाया जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी तत्व के
सभी गुण होते हैं इसमें। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो किसी भी तत्व के सारे गुण भी एक मॉलिक्यूल के अंदर पाए जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो किसी भी एक तत्व के अंदर उसके सारे गुण अगर देखना हो और सबसे छोटा कण हो तो हम देख सकते हैं कि वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला अणु हो सकता है। तो अणु में किसी तत्व के सारे ही गुण पाए जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो भाई ये चीज ध्यान रखना, परमाणु से बनते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय एटम, या सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र पाया जाता है, मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल, याद रखिएगा, फाउंड इन फ्री स्टेट, एंड ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो किसी तत्व के सभी गुण किसके अंदर पाए जाते हैं? अणु के अंदर पाए जाते हैं। देखो, आपने परमाणु और अणु के बारे में इतनी चीज पढ़ी, अब मैं आपको परमाणु के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। हम परमाणु की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना पढ़ेंगे कि सर वो क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीजें होंगी। आइए देखते हैं। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो परमाणु की संरचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं। तो अगर हम गौर से एक परमाणु को देखें, ये देखिए, ये इसको रहने ही देते हैं, ये बस ये रख ले। ये एटम है, ये परमाणु, एक गोला ही है। क्या है भाई? सिर्फ और सिर्फ एक गोला है। अब इस गोले में बात करें तो ये अंदर की संरचना कहलाती है, ये परमाणु का नाभिक होता है। न्यूक्लियस होता है। इस नाभिक की खोज किसने की? इसको डिस्कवर्ड किसने किया? वो आदमी का नाम रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड ने सबसे पहले यह बताया कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है साहब, न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर दो प्रकार के कण होते हैं, एक होता है पी प्लस, एक होता है एन। ठीक है, ये पी का मतलब प्रोटॉन से, एन का मतलब न्यूट्रॉन से। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। धनात्मक आवेश होता है। तो न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कमेंट में कोई देखो, आप जब पेड बेच लेते हैं तब आपके कमेंट सिर्फ टीचर को विजिबल होते हैं, ताकि आप, है ना, अनावश्यक रूप से अपने मस्तिष्क या अपनी बातचीत के माध्यम से किसी और के साथ न उलझें। ठीक है, आपका मस्तिष्क कहीं और पर किसी प्रकार से कार्य न करे, इसलिए आपको सिर्फ अपना ही कमेंट दिखाई देगा, लेकिन आप सभी के कमेंट्स हमें दिखाई देते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि किसी और के कमेंट हमें नहीं दिख रहे हैं, या सर जी आपको नहीं दिख रहे हैं, है ना, मुझे सबके दिखेंगे, सिर्फ आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, चलिए।
तो ये होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये यहां पर इस तरह से। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक ट्रिक याद रखिएगा। क्या याद रखना? एक ट्रिक याद रखना। ईंट पर नाच। कहाँ नाच? ईंट पर नाच। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, और टी का मतलब जे जे थॉमसन। प का मतलब प्रोटॉन, और र का मतलब रदरफोर्ड। ठीक है, अभी इनको डिटेल से पढ़ाऊंगा। ना का मतलब न्यूट्रॉन, और च का मतलब जेम्स चैडविक। तो ये तत्व के नाम हो गए और उनके खोजकर्ता हो गए। ठीक है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ट का मतलब जे जे थॉमसन, प का मतलब प्रोटॉन, र का मतलब रदरफोर्ड, ना का मतलब न्यूट्रॉन, च का मतलब जेम्स चैडविक। किसने किसको खोजा है, ये सारी चीजें हमने यहां पर देखी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों को हम एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए क्यों ना शुरू किया जाए, आइए क्यों ना इनको पढ़ा जाए, आइए क्यों ना इनको देखा जाए। तो बिल्कुल हम इन्हें शुरू करते हैं। चलिए, तो भाई तीन है हमारे पास टोटल। चलो दोस्त, तो शुरू करते हैं। चलो भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस साइड में हम चीजें लिख लेंगे जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला बिंदु, भैया इनको डिस्कवर्ड किसने किया? डिस्कवर्ड या इनकी खोज किसने की? सबसे पहला बिंदु तीनों में ही है। दूसरे नंबर पर फिर आएगा चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। तीसरे नंबर पर आएगा द्रव्यमान क्या होता है, मास क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी साहब? जे जे थॉमसन ने की थी। इंग्लिश हिंदी में भी? बेटा मैं एक सिंपल सी बात आपको यही कहना चाहूंगा कि शायद अभी तक एक भी ऐसा शब्द नहीं है, मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हो, कौन सा। हर एक लाइन, इसका ये रहा, 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 लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी और इंग्लिश में लिख रहा हूं। ठीक है ना? यहां इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा।
ठीक है भाई, यहां भी देखोगे तो इसका ये रहा, इसका ये। रदरफोर्ड के बारे में नहीं लिखा, तो वो हिंदी इंग्लिश में नाम सेम होता है। तो जिनके हिंदी इंग्लिश में नाम सेम है, या तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा या मैं हिंदी में लिखूंगा। ठीक है भाई, एटम का परमाणु ये रहा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके हिंदी और इंग्लिश में सेम नाम होते हैं। तो आप अगर अपना नाम अगर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, ऐसे जैसे मैं अपना नाम राहुल पढ़ सकता हूं, तो आप इलेक्ट्रॉन को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वही नाम हिंदी में भी लिखा जाएगा, है ना। बाकी ये ट्रिक है। और कभी कोई प्रश्न बीच में पूछता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको ऐसा है ना, तो आप इंग्लिश में बताइए, हिंदी में आप उस शब्द को लिखिए कि इसका हिंदी बताइए, तो मुझे तो पता चले। हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में मैं क्या लिखूं, क्योंकि मैं तो सारी चीजें लिख रहा हूं। मैं आपको 3 दिन से भी यही समझा रहा हूं, और आगे भी मैं यही समझाता रहूंगा। तो मैं बस आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको कोई वर्ड हिंदी या इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस वर्ड को लिखिए और पूछिए कि सर इसका बताइए, क्योंकि मैं तो वर्ड टू वर्ड सारी चीजें लिख के पढ़ रहा हूं, है ना। जिनके हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम है, उनको छोड़कर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय हम किसे देते हैं? जे जे थॉमसन को देते हैं। किसको देते हैं साहब? जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन साहब ने सबसे पहले इसको खोजा। और ये नेगेटिव चार्ज रखती है, ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए कैथोड किरण पर इसकी खोज हुई। कभी पूछ ले कि कौन सी किरणों पर खोजा गया, तो कैथोड रे पर। रे मतलब किरण, कैथोड किरणों पर। चार्ज कौन सा होता है इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज होता है। ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, ये चीज ध्यान रखिए। और कितना होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। आगे माइनस जरूर आएगा। सी का मतलब कुलाम से होता है। ये चार्ज पाया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, द्रव्यमान कितना होता है इसका? तो मास कितना होता है ना? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। एग्जामिनर क्या करता है, बच्चे रटते हैं इनको, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए किलोग्राम को ग्राम में बदल देता है। तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो अगर आपसे ग्राम में पूछेगा तो पावर माइनस की 28 होगी, किलोग्राम में पूछेगा तो माइनस की 31 होगी। ये डिफरेंस होता है। जैसे 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, तो 1000 ग्राम को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो किस में बदलेंगे दोस्त? याद रखिएगा, उसको किलोग्राम में बदलेंगे। ये जो बच्चे कमेंट कर रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही है, अगर इन्हें ब्लॉक कर दो अब यहाँ से। ठीक है, क्योंकि डिस्टरबेंस की एक सीमा होती है, ये क्रॉस कर चुके हैं उसे। ठीक है, ब्लॉक कर दो सीधा इन्हें। चलिए, सीधा ब्लॉक करो, है ना, सीधा ब्लॉक कर दो इनको यहाँ। तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। चलिए, तो फिर कम से कम ये निश्चिंत होकर के क्लास पर फोकस कर पाएंगे। गलती हो गई सर। और इतनी जल्दी आवाज आ गई? क्या बात कर रहे हो? बताइए, इतना जल्दी तो कान का डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता यार बाबू। बताइए, इनकी इतनी जल्दी आवाज आ गई, सुनाई देने लग गया तुम्हें? बधाई हो, मिठाई बांटो गली के अंदर। होमगार्ड के अंदर फिजिकल पास करा दिया हम तुम्हारा। सुन नहीं सकते थे तो दिक्कत हो जाती है वहां पर, है? चलिए, प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन की देखो दो चीजें होती है। खोजकर्ता प्रोटॉन के कौन है? तो प्रोटॉन के खोजकर्ता किसे कहा जाता है भैया? प्रोटॉन की खोज किसने की? देखो, सबसे फेमस नाम था रदरफोर्ड का, लेकिन खोज गोल्डस्टीन ने की। किसने की? गोल्डस्टीन द्वारा। तो सर फिर रदरफोर्ड आपने ट्रिक में भी बताया, नेम गिवन। नाम किसने दिया था? प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो रदरफोर्ड के द्वारा क्या किया गया? नाम दिया गया। ठीक है दोस्त, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया, लेकिन क्या हुआ, पुराने समय में देखो एक दिक्कत होती थी। आज के समय में तो कुछ हो
तो तुरंत वीडियो आ जाते हैं, साहब ये हो गया, विश्व में ये हो गया, इसने ये खोज दिया, इसने ये खोज दिया, है ना। यहां तक कि 800 किलोमीटर दूर भाई साहब कुछ अपने रिश्तेदारों में कुछ प्रोग्राम हो रहे हो, उनके स्टेटस, अच्छा तुम ये कर रहे हो, सब पता चल जाता है। तो पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। हुआ क्या था कि सबसे पहले गोल्डस्टीन ने कहा पॉजिटिव पार्टिकल होता है परमाणु के अंदर, और ठीक है छोड़ दिया। आगे चल करके रदरफोर्ड ने खोजा, उसका प्रोटॉन नाम दिया, ये पॉजिटिव होता, डिटेल से किसने बताया, रदरफोर्ड ने। तो चर्चा रदरफोर्ड की होने लगी। लेकिन बाद में जब ये चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, माइटोकॉन्ड्रिया में भी सेम चीज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता ऑल्टमैन पढ़ाए जाते थे, लेकिन अब वर्तमान में कोलिकर पढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि उनसे 10 साल पहले आदमी बता गया था एक धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखता है सेल के अंदर। तो उन साइंटिस्ट को फिर खोजा गया जिन्होंने पहली बार जानकारी दी, और उनके नामों को सुधारा गया। तो धीरे धीरे ये चीज होने लगी। तो रदरफोर्ड की जगह खोजकर्ता कौन हो गए? गोल्डस्टीन हो गए, कि नहीं इस आदमी ने पहले बताया, खोजकर्ता यही होंगे। इन्होंने तो बस उसके बारे में जानकारी प्रदान की है। अब चार्ज कैसा होता है? तो भैया धनात्मक आवेश होता है। कैसा होता है? धनात्मक आवेश पाया जाता है। पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना धनात्मक आवेश होता है? तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। +1 पॉइंट, ये प्लस का आएगा आगे, है ना, आगे माइनस लगा दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। अब इसका द्रव्यमान या मास कितना होता है? तो द्रव्यमान जो होता है इसका, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम के अंदर अगर आप जाओगे तो आप माइनस का 27 कर रहे होंगे। लेकिन यही चीज अगर आप ग्राम में जा रहे होंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, आप इसे ग्राम में बदल देंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अब न्यूट्रॉन में आते हैं। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? भैया इनकी तो अलग ही बात है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता। इसकी खोज किसने की थी? तो भाई साहब जेम्स चैडविक साहब ने 1932, सबसे बाद में खोजा गया ये। तो जेम्स चैडविक साहब न्यूट्रॉन की खोज करते हैं। ठीक है, इस पर कोई आवेश होता है क्या? नहीं, ये उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल होता है। द्रव्यमान, हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल परमाणु के समान ही होता है, प्रोटॉन के समान। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ईंट पर नाच। ठीक है, अब यहां से प्रश्न कैसे आते हैं सुन लो। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। किस पर उदासीन आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर, है ना। धनात्मक आवेश किस पर होता है? प्रोटॉन पर। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन नाम किसने दिया? रदरफोर्ड, है ना। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव। कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल बेसिक, कोई विशेष ऐसी चीज नहीं कि दिक्कत हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ नहीं है, बिल्कुल साधारण सी चीज है। तो ये चीज आपको यहां पर समझ में आई, है ना। एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि प्रोटॉन नाम किसने दिया? तो रदरफोर्ड। और खोज किसने की? तो भैया गोल्डस्टीन। क्योंकि अगर गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ऑप्शन में आ गए तो फिर तो गोल्डस्टीन लगाना पड़ेगा ना। कि सर अगर ये पूछा कि प्रोटॉन की खोज किसने की और ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं है, तो भाई दो ही तो नाम पड़ा है, रदरफोर्ड। बाकी अगर खोजकर्ता पूछे और गोल्डस्टीन रदरफोर्ड दोनों है तो गोल्डस्टीन। सर नीचे ए और बी लिखा होगा तो भी गोल्डस्टीन ही लगाना है, क्योंकि खोज तो उसी ने की है। नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। ठीक है, किसने दिया? रदरफोर्ड ने। ठीक है, इतनी बेसिक सी चीजें हैं, साधारण सी बातें हैं। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा परमाणु होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। हम ये देखते हैं यार एटॉमिक मास नाम की भी चीज होती है, परमाणु क्रमांक नाम की भी चीज होती है। ये क्या होते हैं? ये कहां से आते हैं? और जब हम एटम या परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं
तो एटम या परमाणु से एक चीज और निकल करके आती है कि सर वो क्या निकल करके आती है, अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखो, इनको देखना गौर से। कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि मोनो एटॉमिक क्या है, एक परमाणविक चीज क्या होती है, मोनो एटॉमिक का क्या होता है। तो एक परमाणविक का मतलब जिसमें सिर्फ एक परमाणु। इसी तरह से आते हैं डाई एटॉमिक क्या होते हैं, द्विपरमाणविक क्या होते हैं। है ना, क्या कहते हैं, द्विपरमाणविक। एक इसी तरह से निकल करके आते हैं ट्राई एटॉमिक क्या होते हैं, त्रिपरमाणविक क्या होते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन यकीन मानो जैसे ही एग्जांपल दूंगा तुरंत समझ में आ जाएंगे। बहुपरमाणविक क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक क्या होते हैं। सबसे पहले मोनो एटॉमिक, जहां पर सिर्फ एक परमाणु पाया जाए, जैसे एक तत्व, जैसे हीलियम। हीलियम कितनी बार आया, कि सर एक बार आया। नियोन कितनी बार आया, एक बार। ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। अगर कोई तत्व सिर्फ एक बार आए, अगर कोई तत्व सिर्फ एक बार आए, वो मोनो एटॉमिक। एक बार आए वो मोनो। द्वि एटॉमिक, द्विपरमाणविक में क्या हो जाएगा, अगर वो दो बार आए, जैसे आप हाइड्रोजन गैस लिखते हो तो क्या लिखते हो, H2 लिखते हो, ये द्विपरमाणविक हो गया। भाई हाइड्रोजन कितनी बार आया, दो बार। जैसे कि आप Cl2 क्लोरीन लिखते हो, क्लोरीन गैस कितनी बार आया, कि सर दो बार। आप O2 लिखते हो, कितनी बार आया, कि सर दो बार। है ना, ये सभी, जैसे आप है ना बी भाई F2 लिखते हो तो कितनी बार आया, कि सर दो बार। है ना, आप नाइट्रोजन गैस के लिए क्या लिखते हो, कि सर N2 लिखते हैं, कितनी बार आया, दो बार। तो जो अगर दो बार आए तो वो द्विपरमाणविक, क्योंकि उसमें दो परमाणु होंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही हो, जैसे ऐसे सिंगल, ये कार्बन और मोनोऑक्साइड CO लिख दिया, तो एक बार कार्बन आया, एक बार ऑक्सीजन आया, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये ऐसे भी ध्यान रखने हैं आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कुछ ही एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, है तो बहुत सारे। है ना भाई, अगर जो सिर्फ दो बार आए, भाई गिनना है आपको, गिनना है आपको, सिंपल सी बात है, आपने गिन लिया, आप बना लेंगे। ओके। ट्राई एटॉमिक, त्रिपरमाणविक में तीन मोलिक्यूल हो जाएंगे, जैसे O3। O3 को आप ओजोन कहते हो। तो ऑक्सीजन के कितने मोलिक्यूल है, कि सर तीन है। इसी तरह से आप यहां पर H2O रख सकते हो। दो हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल हो गया। दो हाइड्रोजन के हो गए, एक ऑक्सीजन का हो गया, ये वाटर बन गया, आपका पानी बन गया, जल बन गया। ठीक है। इसी तरह से आप यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हो, CO2, दो ऑक्सीजन हो गए, एक कार्बन हो गया, ये तीन हो गए। तो जहां पर तीन परमाणु पाए जाएं वो त्रिपरमाणविक, जहां पर दो पाए जाएं वो द्विपरमाणविक, और जहां पर एक, इससे सरल पूरी केमिस्ट्री में कुछ नहीं है। देखना है कि बस कितनी बार आया, दो बार आया तो द्वि, तीन बार आया तो तीन। है ना भैया, सीधी सी बात है।
और 3 से ज्यादा जहां देखने को मिल जाए, जहां संख्या निर्धारित नहीं हो। फॉर द एग्जाम्पल S8, सल्फर में कितने मोलिक्यूल होते हैं? S8 सल्फर, है ना, सल्फर बोलते हैं जिसे। S8 8 मोलिक्यूल है इसमें भाई, 3 से ज्यादा हो जाए, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए आप यहां पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। गिन तो सकते हैं ना, अब 4 और एक 5 और 2 7 हैं इसमें, तो 3 से ज्यादा हो गए। तो जिसमें एक पाए जाएं, सिंगल पाए जाएं, वो मोनो एटॉमिक, है ना। अब यहां से प्रश्न कैसे आते हैं? बिल्कुल सिंपल प्रश्न आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत हार्ड है ना। विच कंपाउंड इज डाई एटोमिक? कौन सा यौगिक द्विपरमाणविक है? यह प्रश्न हो गया आपका। HNO3। क्या पूछा है? द्विपरमाणविक, ठीक है। H2SO4 HCl NaOH ट्वाइस। चलो जवाब दो। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार। जो बच्चे डी लगा रहे हैं भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खुद दो दो बार है, तो 2 और 2 4, और ये तो 5 हो गया, इसमें तो 5 होगा, ये तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, ऑप्शन नंबर सी ही अधिकतर बच्चों का जवाब आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। मतलब आप सीख चुके हैं इसमें भाई। 4 और एक 5 और 2 7 हो जाएंगे भाई, 4 और एक 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7, ये नहीं हो सकता। 3 और एक 4 और एक 5 हो जाएंगे इसमें, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बी तो हो नहीं सकता, 7 है, हमने द्वि पूछा था, द्वि का मतलब 2 होता है। ठीक है, चलिए फिर से मैं नया पूछ लेता हूं आपसे, सेम प्रश्न है, अब गलती मत करना। चलो अब जवाब दो। जवाब दो। बिल्कुल सही, CaO होगा। क्योंकि इसमें आप कैल्शियम एक बार आया, एक बार ऑक्सीजन आया, तो इसमें टोटल 2 हो गए, इसमें 3 हो गए, इसमें भैया 1 और 3 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8 हो गए। ठीक है, यहाँ पर 3 और एक 4 और 4 8 हो गए। तो एक ही ऐसा था पूरे में जिसमें सिंगल पाया गया, और वो कौन सा था? CaO। CaO। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया।
तो यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं है। अगली चीज आप देखिए जो आपको समझनी है। देखो अभी हमने एटम या परमाणु का एक गोला देखा, उसके अंदर एक नाभिक देखा। तो यहां पर एक प्रश्न आता है कि इनकी जो साइज होती है वो कैसी होती है। एटम या जो ये परमाणु होता है, अब देखो सीधी सी बात है, गोला है तो उसकी त्रिज्या होगी, एक रेडियस है यहां तक, एक रेडियस है यहां तक। इस गोले को न्यूक्लियस कहा जाता है। नाभिक कहा जाता है। अब ये जो नाभिक है, ये जो न्यूक्लियस है, मैं इसकी आपसे बात करूं, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो ये त्रिज्या किसकी हो जाएगी, ये त्रिज्या किसकी हो जाएगी, नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगी। अगर ये पूरा गोला परमाणु है तो ये त्रिज्या किसकी हो जाएगी, परमाणु की त्रिज्या हो जाएगी। रेडियस ऑफ एटम हो जाएगी। ये दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई आपको। चलिए, सूत्र का क्लास अलग से होगा, फॉर्मूले का क्लास अलग से होगा, घबराइए मत, सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन चीजें सीक्वेंस में चलती है, फॉर्मूला भी पढ़ाएंगे, मत घबराओ। ये चीज समझ में आ गई ना कि बीच वाले गोले को नाभिक कहते हैं, तो ये रेडियस नाभिक की हो जाएगी, और पूरे गोले को एटम कहते हैं तो ये रेडियस एटम की हो जाएगी। परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या, दो चीज समझ में आपको आ गई होगी। बहुत बढ़िया। सी कैसे होगा, क्योंकि सी आप ऐसे इसको तीन पढ़ रहे हो, CaO, तो ये गलत है। आपने कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca होता है, तो ये एक कहलाता है बेटा, है ना, इनको दो नहीं पढ़ना है। और एक बार ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन का सिंबल लेके, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, अगर आप हीलियम को लिखेंगे तो इसमें भले एच के साथ ई आ रहा है, तो इनको नहीं गिनना है, अपने को तत्व गिनना है, तत्व कितनी बार आया है, अक्षर नहीं गिनना है। आप अक्षर गिन रहे हो इसलिए गलती कर रहे हो, ठीक है। आपको तत्व गिनना है। हीलियम का मोलिक्यूल ये हीलियम होता है, ये एक परमाणविक है ये, ठीक है। अब उनके सिंबल में दो अक्षर है तो बेचारा वो क्या करे। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि नाभिक की त्रिज्या। अब नाभिक की जो त्रिज्या होती है उसका मापन काई में करते हैं, फर्मी में मापन करते हैं। एक फर्मी बराबर कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो एक फर्मी, है ना, ये एफ का मतलब क्या हो गया, फर्मी। और परमाणु की त्रिज्या का मापन एंगस्ट्रॉम में करते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻−10 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻−10 मीटर होता है। ये देखिए आप यहां पर सर। चलिए, है ना, तो नाभिक की त्रिज्या फर्मी में मापते हैं और परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है कि परमाणु, देखो गोला कौन सा बड़ा है, परमाणु बड़ा है नाभिक से, परमाणु बड़ा है नाभिक से, तो परमाणु नाभिक से कितना बड़ा है, 1,00,000 गुना बड़ा है। 1,00,000 टाइम्स एटम बिगर देन न्यूक्लियस। अब बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती, सर ये 5,00,000, 1,00,000 गुना कैसे बढ़ा है।
भाई जो जितने कर्जे में होता है ना वो उतना ज्यादा ही परेशान होगा, ये चीज ध्यान रख लेना। ये 10 की घात -5, जितना माइनस में वैल्यू बढ़ा वो उतना छोटा होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए इन दोनों में 10 की घात 5 का अंतर है। सर -5 का, वो -5 छोटा है तो ये +5 बड़ा हुआ ना। वो -5 छोटा है तो ये +5 बड़ा हुआ ना, कि हाँ सर बात सही है। तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखिएगा। तो परमाणु की त्रिज्या है ना, अब हाँ बिल्कुल नाभिक की त्रिज्या जुड़ेगी परमाणु की त्रिज्या में। इन दोनों में डिफरेंस ये इतना तो कॉमन है, 10 की घात -15 कॉमन है, और ये इतनी ज्यादा होती है तो ये माइनस होती है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, 10 लाख एक व्यक्ति पर 10 लाख का कर्जा और एक पर 15 लाख रुपए का कर्जा, दोनों विदेश गए कमाने और 15 लाख रुपए लेकर के आए। इसने 10 दे दिए तो इसके पास 5 बचेंगे ना, कि हाँ सर, और इसने 15 बांट दिए तो ये तो नील बट्टा सन्नाटा, फिर जाना पड़ेगा 8 दिन बाद इसको। तो वो वाली चीज होती है। अब कल हम पढ़ेंगे समस्थानिक के बारे में, संभारिक के बारे में, आइसोटॉप्स के बारे में, और मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूं कि हमने कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी हैं। हमने बेसिक सी चीज, एक प्रश्न आपसे पूछा था, उसके बाद परमाणु क्या होता है, उसके बाद अणु क्या होता है, उसके बाद में दोस्त मैंने आपको प्रोटॉन, भाई नाभिक की खोज किसने की है ना, ये बताया। फिर मैंने आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ाया। फिर मैंने आपको भैया है ना परमाणु जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं इनके बारे में बताया। और फिर हमने पढ़ा था किसके बारे में, भाई एक दो एग्जाम्पल पढ़े, और फिर हमने ये चीजें पढ़ी। कल हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स, आइसोबार्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।